नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं और रिसर्च में हमारी 3 यूनिट्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारी 4th यूनिट यानी चौथी यूनिट है, चौथी इकाई है और जिसमें हम आज संप्रेषण को देखेंगे। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो संप्रेषण को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम उसमें संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण की प्रक्रिया और संप्रेषण के प्रकारों को देखेंगे। और ये जो क्लास है हमारी 2 क्लास में, 2 पार्ट में हमारी पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो आज हमारा जो है, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन है क्या ये देखते हैं। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स उसका संप्रेषण जिसको कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप पढ़ने वाले, जिससे आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण किसे कहते हैं? तो संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना है। तो देखिए संप्रेषण क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए संप्रेषण के और क्या क्या नाम होते हैं। तो संप्रेषण को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं और संप्रेषण का दूसरा नाम है जो, उसको हम संचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। संचार क्या होता है? एक दूसरे के माध्यम से अपनी अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे कम्युनिकेशन किन किन लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में होता है। ठीक है, एक सूचना को आदान प्रदान, मतलब सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, एक से दूसरे के बीच में सूचना का आदान प्रदान करना। तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो इसका अर्थ क्या है सामान्य भाषा में? देखिए, तो संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश यानी मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना है। ठीक है, किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से, जैसा कि मैंने अभी बताया संचार, तो किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको हम संप्रेषण कहते हैं या इसको संप्रेषित करना भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संप्रेषित करना क्या कहलाता है। जैसे आपको ये दे दिया गया कि सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषित करना। संप्रेषण नहीं दिया गया तो आप संप्रेषित करना भी ये कहलाता है। तो आप यहीं से समझ जाइएगा, एक ही शब्द के कई नाम होते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपका। और शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया संप्रेषण के और भी नाम है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण को अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करेंगे इसको, संप्रेषण को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है? संप्रेषण जो कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में ही इसका नाम याद रखेंगे, संप्रेषण, एंड इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी शब्द व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के कम्युनिस से हुई है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वो किस भाषा से हुई है? आपको ये भी ध्यान रखना है। तो लैटिन भाषा और किस शब्द से हुई है? कम्युनिस से हुई है। कम्युनिस से संप्रेषण के शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सामान्य, इसका जो अर्थ होता है तो इसको कम्युनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनी। इसको सामान्य भाषा में इसका अर्थ जो होता है वो कम्युनी कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। सूचनाओं का एक दूसरे के साथ, 2 लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन किया जाता है और फिर एक दूसरे से मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, या मैसेज, संदेश जिसको कहते हैं, सूचना, कोई भी सूचना देनी है एक दूसरे से। अच्छा, उसके लिए माध्यम भी होता है। अब जैसे उसके लिए माध्यम क्या होता है? आप किसी भी माध्यम से, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उससे पढ़ रहे हैं देख के, तो एक दूसरे के साथ ये जो हमारा माध्यम है उसका माध्यम क्या है? यूट्यूब है। ठीक है, तो संदेश, सूचनाओं का आदान प्रदान होना, पढ़ाना, मैसेज देना, तो ये सब क्या कहलाता है? यही सब कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण कहलाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगी चीज़ों को रटने से ज़्यादा अच्छा है चीज़ों को समझना। जब आप अच्छे से हर चीज़ समझेंगे तो आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब संप्रेषण की परिभाषा को देख लीजिए। इससे जो आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा, जो रह गया होगा, जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो ये परिभाषाएं देखने से आपको जो है सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है परिभाषा? कि विचारों, जानकारी इत्यादि, मतलब इन्होंने देखिए 2 शब्द दे दिए हैं और उसके बाद इत्यादि, मतलब विचारों, जानकारी, यानी कि
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करना, विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ, जैसे संदेश देना, किसी को सूचना देना, उसे विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ जानकारी, किसी को कुछ पता चलता है तो उसने दूसरे को बताया है, तो इस तरह से तो एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान, जानकारी देना इत्यादि जो है विनिमय, किसी और तक पहुंचाना या बांटना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ज्ञान, नॉलेज, कौशल, कुछ भी, स्किल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करना, कुछ कुल मिला के। तो ये सब क्या होता है, वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो संप्रेषण है। मतलब वह कैसे अब एक दूसरे के साथ व्यक्त किया जाता है, लिखित भाषा में भी, जैसे कि मैं लिख भी रही हूँ, है ना, मौखिक बोल भी रही हूँ, तो इस तरह से मैं आपको जो है ज्ञान प्रदान कर रही हूँ। या सांकेतिक भी हो सकता है, तो किसी संकेत के माध्यम से, कोई चिन्ह के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। तो ये लिखित, ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या सांकेतिक, मतलब किसी चिन्हों के माध्यम से एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन है। तो ये तो किसके अनुसार परिभाषा थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। अब जो ये हमारी परिभाषा है, इसके माध्यम से आप पूरा संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो किसी व्यक्ति द्वारा, देखिए अब सबसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा एक बात दूसरे ज्ञान तक अर्थपूर्ण। अब अर्थपूर्ण क्या होता है, अच्छा देखो, कम्युनिकेशन जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण का मतलब ये है, अब जैसे सामने वाले को हिंदी भाषा समझ में आती है, और जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, मतलब जो टीचर है या पढ़ा रहे हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे में फिर आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है हिंदी भाषा, तो उसका अर्थपूर्ण, अगर आपको इंग्लिश में आपको पता है तो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बच्चे को हिंदी समझ आ रही है, तो आपको हिंदी में उसका अनुवाद करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। जब आपको उसका अर्थपूर्ण, मतलब जो सामने वाले को या स्टूडेंट है, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या है कि टीचर्स को हिंदी में उसको बताना होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है हिंदी में समझ में आ रहा है, तो हिंदी में वो चीज़ पढ़ानी होगी। तो कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन, अर्थपूर्ण होना चाहिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे अर्थपूर्ण। और अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं, संदेशों, दृष्टिकोणों, देखिए कितनी बातें हो गई, व्यक्ति द्वारा अर्थपूर्ण, अपने अनुभवों 1 बात, 2 बात, विचारों, भावनाओं 3, संदेशों, दृष्टिकोणों 5, और ये मत 6, सूचनात्मक ज्ञान 7, और तथ्यों 8, आंकड़ों, चित्रों 10 हो गए हमारे पूरे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अपने मतलब विचारों को व्यक्त करना, विचारों का आदान प्रदान करना, भावनाओं का आदान प्रदान करना। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपनी भावनाएं भी उसमें व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को पत्र लिख के किसी को पत्र भेज रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, कि आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप अपनी भावनाओं का भी उसमें व्यक्त कर रहे हैं, और उस तक दूसरों तक वो पत्र पहुंच रहा है, तो आप अपनी भावनाएं भी उसमें व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमारा जो ये भावनाओं, संदेश भेज रहे हैं, दृष्टिकोणों, मत, सूचनात्मक ज्ञान, या कोई सूचना के माध्यम से कोई ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, तथ्यों, आंकड़ों, या किसी आंकड़े के माध्यम से, तथ्य के माध्यम से, या चित्र की कोई भी पिक्चर के माध्यम से। जैसे आपने मान लीजिए ओम का शाइन बना दिया, ओम का चित्र बना दिया, या स्वास्तिक बना दिया, ठीक है। इन चित्रों के माध्यम से, और अपने हाव भाव का जो आदान प्रदान किया जाता है। मतलब हाव भाव क्या होता है, एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मेरे हाथ भी चल रहे हैं, और जब लाइव क्लास चलती है तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत, मतलब वो हाव भाव, वो फीलिंग भी होनी चाहिए कि हाँ मैं हाव भाव के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये हाव भाव का आदान प्रदान जो किया जाता है, उसे हम सूचना कहते हैं। इसी सूचना के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, संप्रेषण कहा जाता है। तो इसी सूचना के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसमें क्या, कम्युनिकेशन में क्या होता है, अनुभवों, विचारों, भावनाओं, संदेशों, दृष्टिकोणों, मत, सूचनात्मक ज्ञान, तथ्यों और आंकड़ों, चित्रों के साथ अपने हाव भाव को भी जो आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम सूचना कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोग परिभाषा को भी समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया को देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, तो इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा एक मैंने जो है आपका ये जो आप पढ़ने वाले हैं, इसमें मैंने आपको लिख के रखा हुआ है, बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसके लिए मैंने ये जो है एक डायग्राम जैसा बना लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही समय वेस्ट हो जाएगा, टाइम। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, चीज़ों को समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो है ये मैंने बना के आपको अच्छे से समझा दूंगी, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस।
तो क्या होता है कम्युनिकेशन, तो इसके दो फेस होते हैं। क्या फेस होते हैं? एक तो ट्रांसमिशन फेस और दूसरा होता है हमारा फीडबैक फेस, मतलब ट्रांसमिशन फेस। तो इसके फेस में ये क्या क्या चीज़ें आती हैं ट्रांसमिशन फेस में? तो सबसे पहले आपको होता है संदेश यानी मैसेज, जिसको इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? आई होप बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा। तो मैसेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी हिंदी जान लीजिए। अब देखिए, मैं बहुत एग्जांपल दे के आपको समझा रही हूँ, आप अपने ऊपर जब भी आप चीज़ों को समझिए तो आप अपने ऊपर लेके समझिए, तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक संदेश में, जैसे रमेश नाम का कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसको संदेश भेजना है। कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, दो व्यक्ति होते हैं रमेश और सुरेश नाम के। ठीक है, रमेश अगर किसी सुरेश को संदेश भेजता है तो क्या करेगा? सबसे पहले कोई डेटा या संदेश या मतलब कुछ भी उसको भेजना होता है तो सबसे पहले वो डेटा टाइप करेगा, टाइपिंग करके। ठीक है, डेटा कलेक्ट करेगा, क्या मुझे भेजना है, तो वो पहले डेटा जो है टाइपिंग करेगा। ठीक है, मैसेज टाइप करेगा। उसके बाद क्या करता है? कूटकरण करेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है? एक चीज और आप देखिए, सेंडर, जिसको सेंडर कहा जाता है। भेजने वाला कौन है? रमेश। तो सेंडर कौन हो गया यहाँ पे? रमेश हो गया। ठीक है, ये रमेश हो गया सेंडर। तो यहाँ पे नाम की जगह प्रेषक, जिसको सेंडर को हिंदी में प्रेषक कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों चीज़ों को समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदी है थोड़ा ज़्यादा कठिन है, तो आप इंग्लिश में भी समझेंगे तो दोनों में ऑप्शन हालांकि साइड में हुआ दिया जाता है, जिसमें आप जब यूजीसी का एग्ज़ाम देंगे तो साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो जहाँ से आप इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो इंग्लिश में फ़ौरन चेंज कर लीजिए, और हिंदी नहीं समझ आ रही है तो आप इंग्लिश में चेंज कर लीजिए। ठीक है, और तो इस तरह से जो प्रेषक है तो वो कौन है? रमेश नाम का कोई व्यक्ति है जो जिसको संदेश भेजना है सुरेश को। ठीक है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले मैसेज जो है टाइप करता है। ठीक है, फिर कूटकरण करता है, तैयार करता है अच्छे से, अकॉर्डिंग इन अकॉर्डिंग, मतलब इमोजी वगैरह सब लगाएगा, उसमें टाइपिंग करेगा। ठीक है, इमोजी वगैरह लगा करके फिर उसने कूटकरण कर लिया, जिसको इन अकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? कूटकरण। तो रमेश नाम के व्यक्ति ने, प्रेषक कौन है? रमेश हो गया। ठीक है, रमेश नाम के एक व्यक्ति ने जिसको इंग्लिश में सेंडर कहा जाता है, प्रेषक को ही इंग्लिश में सेंडर कहा जाता है, उसने क्या किया? मैसेज तैयार किया, मतलब संदेश तैयार किया, और फिर क्या किया? एनोकोडिंग, मतलब एनोकोडिंग मतलब कूटकरण किया उसने। ठीक है, एनोकोडिंग मतलब इमोजी वगैरह लगा करके उसने मैसेज को अच्छे से तैयार कर लिया। फिर अब भेजेगा तो किस पे भेजेगा? माध्यम क्या बनता? मान लीजिए वो व्हाट्सएप पे रमेश जो है सुरेश को किसके माध्यम से भेज रहा है संदेश? तो व्हाट्सएप के माध्यम से। थोड़ी देर के लिए सपोज दैट आप व्हाट्सएप समझ लीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से वो सुरेश को मैसेज भेज रहा है। तो मीडियम मतलब माध्यम होता है, तो माध्यम क्या हो गया हमारा? व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो माध्यम हो गया आपका व्हाट्सएप, और फिर क्या है कि कूटवाचक, मतलब वो जो मैसेज है इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिकोडिंग बाय रिसीवर, DECODING, डिकोडिंग बाय रिसीवर, मतलब कूटवाचक। तो क्या होगा? रमेश नाम के प्रेषक है रमेश, मैसेज भेजा मतलब संदेश भेजा, फिर एनकोडिंग किया, मतलब संदेश टाइप किया, मैसेज टाइप किया, फिर एनकोडिंग इमोजी वगैरह लगाई, फिर माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से उसने भेज दिया, संदेश मैसेज चला गया। किसके पास गया? कूटवाचक कौन है? सुरेश नाम का व्यक्ति, सुरेश को भेजा है। तो कूटवाचक वो क्या करेगा? पढ़ेगा, जब मैसेज पहुंच जाएगा तो पढ़ेगा। तो देखा होगा व्हाट्सएप पे जब कोई मैसेज पढ़ लेता तो डबल ब्लू टिक बन के आते हैं, तो ब्लू टिक बन के आए तो मतलब उसने मैसेज को पढ़ लिया, तो वो क्या हो गया? कूटवाचक कर लिया, मतलब पढ़ लिया मैसेज को। फिर क्या है? प्रेषिती, मतलब रिसीवर नो सेंडर। अब क्या करेगा? प्रेषिती, जैसे ये भेजने वाला हो गया, ये अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ से एक पहला फेस आपका हो गया प्रेषिती, मतलब रिसीवर नो सेंडर, जो रिसीव हो गया, जिसने भेजा उसके दूसरे ने रिसीव कर लिया। तो इतना क्लियर हो गया, ये हमारा पहला फेज, मतलब कम्युनिकेशन का पहला फेज होता है हमारा ट्रांसमिशन फेज, जिसको कहा जाता है। तो ये हमारा पहला फेज जो है ये हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा दूसरा फेज, कम्युनिकेशन का दूसरा फेज चालू होता है। फिर क्या होता है? अब इसका उल्टा होता है, वो भी यही करेगा। जब इसके पास मैसेज पढ़ लिया सुरेश ने, तो सुरेश अब क्या करेगा? डिकोडिंग बाई सेंडर। भाई अब किसी ने कुछ पूछा है, मान लीजिए किसी ने मैसेज के द्वारा पूछा है कि कल आप स्कूल जाएंगे, कल आप कॉलेज जाएंगे, तो अब सुरेश नाम का व्यक्ति है तो उसे रिप्लाई करना होगा, मतलब इसको क्या कहते हैं? फीडबैक फेस, मतलब इसको प्रतिपुष्टि करना, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि करना। ठीक है, तो आप इसे मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, प्रतिपुष्टि करना, फीडबैक फेस। तो अब क्या होगा? फीडबैक फेस, तो उसमें क्या करेगा? सुरेश नाम का जो व्यक्ति है सेम टाइप, मतलब डिकोडिंग बाय सेंडर, तो इसको क्या कहा जाएगा? डिकोडिंग बाय सेंडर। अब जो डिकोडिंग मतलब जिसने पढ़ा है मैसेज, तो अब वो क्या हो गया? नाउ रिसीवर, उसने रिसीव कर लिया है मैसेज, तो अब वो क्या करेगा? अब वो भी
जो है मैसेज को बैक करेगा। मतलब क्या करेगा, मैसेज सबसे पहले मैसेज टाइप करेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, या कल मेरा आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, कुछ भी मैसेज में रिप्लाई करेगा तो सबसे पहले मैसेज टाइप करेगा। फिर ठीक है, फिर उसके बाद एनकोडिंग करेगा। मतलब एनकोडिंग करेगा मतलब उसमें भी इमोजी वगैरह कुछ लगाएगा। ठीक है, सुरेश नाम का व्यक्ति है, उसने मैसेज पढ़ के फिर उसने मैसेज टाइप किया, जो उसे रिप्लाई करना है तो उसने अपना मैसेज टाइप किया, फिर इमोजी वगैरह लगाई, फिर माध्यम व्हाट्सएप के ही माध्यम से, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से आया है तो उसने भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेज रहा है वो। और फिर क्या हुआ कि रिसीवर नाउ सेंडर, और तो ये जो है सो रमेश के पास पहुंच गया, और डिकोडिंग बाई सेंडर नाउ रिसीवर, मतलब जिसने भेजा है, आप सुरेश ने भेजा है, रिप्लाई दिया है, तो ये रमेश के पास आके मैसेज पहुंच गया। तो आई बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। ये हमारे जो 10 जो पॉइंट हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर आप लेके चलते हैं ना तो 2-3 घंटे आपके सिर्फ इसी संप्रेषण की प्रक्रिया में ही निकल जाते हैं। लेकिन समय का अभाव है, कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए आपको मैंने फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल देने के लिए मैंने ये दिख भी रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। और तो ये बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसके 2 फेस होते हैं, एक ट्रांसमिशन फेस है ना, और एक होता है हमारा फीडबैक फेस, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहा जाता है। मैसेज को हिंदी में संदेश, एनकोडिंग को कूटकरण कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश आप दोनों ध्यान रखेंगे। मीडियम को माध्यम, और डिकोडिंग बाई रिसीवर, जब कोई मैसेज पढ़ लेता है, रमेश ने मैसेज भेजा, मान लीजिए सेंडर रमेश है ना, तो फिर मैसेज भेजा, मैसेज भेजने के बाद उसका मैसेज टाइप किया, फिर कूटकरण किया, इमोजी वगैरह लगाई, फिर माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। डिकोडिंग बाई रिसीवर मतलब रिसीव कर लिया, किसने, सुरेश नाम के व्यक्ति को भेजा है, सुरेश ने रिसीव किया, मैसेज को पढ़ने के बाद में मैसेज को उसने भी वही प्रक्रिया की, क्या किया, मैसेज टाइप किया रिप्लाई करने के लिए। टाइप करने के बाद फिर एनकोडिंग मतलब इमोजी वगैरह सेट की। उसके बाद मीडियम क्या है, व्हाट्सएप ही माध्यम रहेगा, है ना, व्हाट्सएप ही उसका माध्यम रहेगा। और माध्यम के बाद फिर वो जो सुरेश नाम के व्यक्ति को भेज देता है, ठीक है, रिसीवर नाउ सेंडर, और उसने रिसीव कर लिया। जो प्रेषक था वो प्रेषिती बन गया। अब क्या, प्रेषक जो पहले भेजने वाला अब वो पढ़ रहा है, तो ठीक है, तो अब पढ़ने के बाद फिर डिकोडिंग बाई सेंडर नाउ रिसीवर, मतलब वो रिसीव हो गया, ब्लू टिक बन के आ गया। तो ये आपका जो है संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया है। अब जो है संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं, आप ये भी देख लीजिए संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं। तो वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा था, बट आज मुझे 2 पार्ट में ये वीडियो पूरा करना है, तो समय का अभाव है, जल्दी जल्दी यूनिट पूरी करानी है, 10 यूनिट। तो संप्रेषण के प्रकार क्या होते हैं, संबंधों के आधार पर संप्रेषण का क्या प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखिए संबंधों के आधार पर संप्रेषण का क्या प्रकार होता है। तो सबसे पहला हमारा, यहाँ आप नंबरिंग डाल लीजिए, ABCD के नाम, ABCD दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया अवैयक्तिक पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा हो गया चौथा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए अवैयक्तिक संप्रेषण, अवैयक्तिक मतलब जिसमें कोई व्यक्ति ना हो। अभी तक क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन जो हमारा हो रहा था वो 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा था, एक दूसरे के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, अभी तक मैंने ये बताया। अब जो संप्रेषण के प्रकार, तो संबंधों के आधार पर जो होता है, तो ऑप्शन यहाँ से, अब देखिए यहाँ से कई प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं। संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण क्या होता है। अब इसमें मान लीजिए धन संप्रेषण हटा के गैर वाचिक दे दिया गया। अब आपने तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंधों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवैयक्तिक देखेंगे, तो बिना व्यक्ति के जो संप्रेषण होता है। कभी आपने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई मतलब माइंडली डिस्टर्ब होता है कोई, तो क्या करता है वो अपने आप में ही बड़बड़ाया करता है, अपने आप से ही बातें किया करता है ना। तो इस तरह का जो स्वयं से बात करना, स्वयं से ही, तो इस तरह का जो संप्रेषण होता है हमारा, वो अवैयक्तिक कहलाता है। वो और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, जैसे कि कभी भी कोई दुखी है मान लीजिए, तो उसको देख के लोग आप अपने आप में बातें करने लगते हैं, देखिए कितना बीमार है, भगवान जल्दी से सही हो जाए। तो इस तरह से अपने से बात करना, ठीक है। या कुछ भी ऐसा घटित होता है सामने, तो मुंह से निकलता है, खुद से ही इंसान बातें कर रहा होता है, बोलता है ओ माई गॉड, ठीक है। तो ये अपने आप में बातें करना हो गया ना। तो स्वयं से बात करना, स्वयं का जो संप्रेषण होता है, इस तरह का हमारा जो संप्रेषण होता है वो अवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। तो ये हमारा हो गया पहला। और सेकंड हो गया हमारा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। ये वैयक्तिक संप्रेषण, तो अवैयक्तिक संप्रेषण हो गया। और ये जो सेकंड नंबर है हमारा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है। तो ये हमारा जो है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, तो ये हमारा क्या होता है कि अंतःवैयक्तिक, इसमें जो है 2 लोगों के बीच में आपस में बातचीत जो हो रही होती है, तो उसको हम जैसे आप समझ लीजिए जैसे ए है, ठीक है, ए हो गया आपका, एक तरफ हो गया आपका बी। तो ए क्या है, ए जैसे है आपका
तो ए ने बी से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बी ने ए को रिप्लाई किया, तो दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि सेंडर हो गया रमेश और सुरेश के बीच में बातचीत चल रही है ना, तो सेम टाइप, इसी टाइप का जो हमारा अंतर्वैयक्तिक होता है, मतलब दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब ए ने कोई बी से क्वेश्चन पूछा, उसने रिप्लाई किया, फीडबैक दिया, है ना, प्रतिपुष्टि की, तो इस तरह से हमारा, इस तरह का जो हमारा संप्रेषण होता है वो हमारा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। तो इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरा हमारा है, थर्ड हमारा जो है वो हमारा होता है समूह संप्रेषण। ये क्या क्या कहलाता है, समूह संप्रेषण क्या होता है, तो इसमें देखिए आप मतलब एक बड़े लेवल का जैसे समूह, ग्रुप जिसको बोलते हैं, ग्रुपिंग कम्युनिकेशन, तो कैसे होता है ग्रुप वाला, जस्ट लाइक ए टीचर, ठीक है, तो टीचर मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रिसर्च पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, तो इसमें कई कई स्टूडेंट हमारे होंगे, कई ग्रुप के बच्चे जो होंगे वो जो है ये सब पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह से जस्ट लाइक ए टीचर और स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट, टीचर कोई एक बोल रहा है, स्टूडेंट काफ़ी हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा संप्रेषण होता है, तो ये हमारा समूह संप्रेषण कहलाता है। तो इसके लिए टीचर और स्टूडेंट का बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो इस तरह का जो हमारा संप्रेषण होता है ये समूह संप्रेषण होता है। अब फोर्थ हमारा है, तो इसके लिए जन संप्रेषण, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है सोशल मीडिया। आजकल जैसे फेसबुक और गूगल के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो मतलब भीड़ में, काफ़ी सारी भीड़ में जहाँ पे अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी सूचनाओं का, या कुछ किसी मतलब जैसे आप कोई पोएट्री है या पोएट है कोई, तो वो कविता सुना रहा है, तो इस तरह का जो काफ़ी सारी भीड़ में, तो इस तरह का जो हमारा संप्रेषण कहलाता है, तो ये हमारा जन संप्रेषण कहलाता है। तो इसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल, जब आप लेकर चलेंगे, आप स्वयं से लेकर कोई चीज़ें चलेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगे। अवैयक्तिक मतलब खुद से बातें करना, खुद से संप्रेषण करना, ये हमारा अवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण मतलब दो लोगों के बीच में जो संप्रेषण कम्युनिकेशन चलता है वो हमारा होता है अंतर्वैयक्तिक। और तीसरा हमारा समूह, मतलब जस्ट लाइक ए टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रही बात, आप इसको एग्जाम्पल में ले लीजिए। जन संप्रेषण मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक ले लीजिए आप, ठीक है, गूगल का माध्यम ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा जैसे न्यूज़पेपर है, तो इसमें जो है क्या होता है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कई लोगों तक सूचनाएं जा रही हैं, तो इस तरह का हमारा जो ये कम्युनिकेशन होता है, तो ये हमारा जन संप्रेषण कहलाता है। और चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण, सेकंड है हमारा चैनल के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। तो चैनल के आधार पर कौन कौन से होते हैं, चैनल के आधार पर हमारे दो जो होते हैं वर्गीकरण। तो पहला होता है हमारा वाचिक, ये इसको क्या कहा जाता है, शाब्दिक कहा जाता है, वर्बल, जिसको इंग्लिश में वर्बल, और इसको शाब्दिक कहा जाता है संप्रेषण। और ये दूसरा होता है हमारा, पहला वाचिक, दूसरा गैर वाचिक, या इसको अवाचिक भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, तो आप इसे मेंशन कर लें। कहीं कहीं पर इसको अवाचिक, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ कहीं कहीं पे इसे अवाचिक भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको गैर वाचिक कहा जाता है। तो कभी भी गैर वाचिक या अवाचिक कुछ भी आ सकता है आपका, तो आप दोनों ही नाम याद रखेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में इसके दो नाम, मतलब वाचिक जो है वो शाब्दिक है, गैर वाचिक है वो अशाब्दिक है। और जैसा ये नाम के पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वाचिक है वो शाब्दिक है, और गैर वाचिक कैसा होता है, अशाब्दिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल। वर्बल, इसको इंग्लिश में वाचिक को वर्बल कहा जाता है, और गैर वाचिक को इंग्लिश में नॉन वर्बल कहते हैं, ठीक है। तो वाचिक के अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो लिखित, सबसे पहले हमारा लिखित हो गया, रिटन, लिखित के माध्यम से, जैसे कि पत्र हो गया, जस्ट लाइक मतलब पत्र आप ले लीजिए। तो पत्र क्या होता है, जैसे उसमें इंसान लिख भी रहा है और बोल भी रहा है, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, पत्र के माध्यम से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहा है किसी दूसरे तक, ठीक है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, हमारा लिखित कहलाता है। और मौखिक क्या है, ओरल, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको समझा रही हूँ, तो इस तरह का हमारा मौखिक हो गया। और विजुअल, थर्ड हमारा जो होता है विजुअल, तो विजुअल कैसा होता है हमारा, विजुअल में हम क्या लेते हैं, जैसे कि कोई शाइन बना दिया हमने, सांकेतिक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, सांकेतिक, तो कोई शाइन बना दिया, ओम का शाइन बना दिया, या कोई पिक्चर है, चित्र के माध्यम से जो है कम्युनिकेशन करना, ठीक है, चित्र के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से कोई पिक्चर दे दी, उसके माध्यम से, है ना, कम्युनिकेशन करना। तो इस तरह का हमारा, जैसे ओम बना दिया या कुछ इस तरह का बना दिया, तो ये हमारा विजुअल कहलाता है। तो ये हमारा जो है वाचिक के अंतर्गत आता है, लिखित, मौखिक और विजुअल। तो ये तीन हो गए हमारे, रिटन, ओरल और विजुअल। अब हमारा सेकंड है जो गैर वाचिक, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वाणी। अब वाणी में देख लीजिए, वाणी में कोई बोली नहीं होती है, वाणी में मतलब क्या होता है, वाणी में ध्वनि जिसको बोल सकते हैं, जैसे गुनगुनाना, कोई गीत गुनगुनाना, या टन टन, ये इस तरह का, तो ये कोई बोली भाषा नहीं है। तो इसके माध्यम से चीज़ों को, कोई गीत है उसकी धुन गुनगुनाना, इससे गीत को पहचानिए। जैसे पहले के टाइम में क्या होता है, जब मोबाइल नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ गेम खेलते थे, मैं किसी गीत को गुनगुना रहा हूँ। अब उसमें गीत पूरा गाना नहीं सुना रहे हैं, बट
गुनगुना के बता रहे हैं, आप गीत को पहचानिए कौन सा गाना है, कौन सा गीत है ना। तो इस तरह से इसको हम वाणी कह सकते हैं। संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना, कोई संकेत मतलब इशारा कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से व्यक्त करना। और मुख मुद्राएं, मुख्य मुद्राएं मतलब मुंह के इशारे, जैसे है ना आंख दिखा देना, ऐसा नहीं करना है किसी को, कोई बच्चा है शरारत कर रहा है तो उसको आंख दिखा के समझा देना, नहीं ऐसा नहीं करना, तो वो आंखों से डर जाएगा। तो जस्ट उसी तरह से है ना, मुख की मुद्राएं, भावों को इस तरह से बनाना। तो ये हमारी जो होती हैं मुख्य मुद्राएं, ये होती हैं मुख्य की मुद्राएं। इनके द्वारा जो ये गैर वाचिक के अंतर्गत आती है। स्पर्श करके, किसी को स्पर्श करके, मतलब कोई किसी से बात कर रहा है, उसका हाथ जैसे कुछ बता रहा है, अब उसको मना करना है तो कैसे, जो वो देख रहा है तो धीरे से जा पीछे से उसका हाथ पकड़ के ऐसे दबा दिया कि नहीं, तो वो समझ जाएगा नहीं बताना है। तो इस तरह की जो हमारी मुद्राएं होती है गैरवाचिक के अंदर आती हैं। और ये हमारी वाचिक के अंदर लिखित, मौखिक और विजुअल, ये आपको याद रखना है, रिटन, ओरल और विजुअल। और गैरवाचिक अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल जो कहलाता है, उसके अंदर वाणी, संकेत, मुख्य मुद्राएं, स्पर्श, संपर्क, ये सब होता है हमारा जो ये अवाचिक के अंदर आता है, यानी गैरवाचिक के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको 2 प्रकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। थर्ड हमारा ये है हमारा प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर क्या क्या होता है, तो औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। अब देखिए इसको भी बहुत अच्छे से समझना होगा। मतलब औपचारिक संप्रेषण, जब कोई काम की बात हो रही होती है तो इस तरह को संप्रेषण को हम औपचारिक कहते हैं। और जब कोई ऐसी ही बातचीत हो रही होती है फालतू की, तो इस ऐसा जो संप्रेषण होता है हमारा अनौपचारिक। जैसे अनौपचारिक में क्या है, कोई लड़की है घर पे और जस्ट मतलब रात में 9 o'clock पे या 10 o'clock पे उसका फ़ोन बजता है, तो जाके थोड़ा दूर वो बात करती है। तो उसके पिताजी जो हैं वो पूछते हैं कि बेटा किसका फ़ोन था, किससे बात करी थी। नो पापा, कैजुअल, कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब फालतू की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है औपचारिक संप्रेषण हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना। या औपचारिक संप्रेषण क्या कहलाता है, जिसमें कोई काम की बात हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे कि अब कोई मीटिंग हो रही है, ऑफिस की मीटिंग चल रही है, तो उसमें कोई औपचारिक, सारी बातें औपचारिक ही होंगी, है ना, काम की बातें होंगी, कोई फालतू की बात नहीं होगी। अनौपचारिक में अब जैसे कोई लंच हो गया, बच्चे बैठे हैं या टीचर्स आपस में बात करें, तो इसी तरह की बातें चल रही हैं। अब आके एक टीचर अब अनौपचारिक में एक चीज़ आप और याद रखेंगे, अनौपचारिक में आप औपचारिक को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बट औपचारिक में आप अनौपचारिक बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या कैसे अनौपचारिक बात, जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस के सारे मेंबर्स हैं, लंच कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा है, उसमें आके अब किसी से पूछ लिया, अरे यार वो फाइल कहाँ रखी है, वो फाइल जमा करनी है आज। अब ये यहाँ पे काम की बात होगी, चल रही है, अनौपचारिक संप्रेषण हो रहा है, यहाँ पे अनौपचारिक बातचीत चल रही है, उसमें अब कोई काम की बात करती है तो इसमें क्या हो गया, औपचारिक भी जुड़ गया। ठीक है, तो अनौपचारिक में आपका औपचारिक हो सकता है, लेकिन औपचारिक में अनौपचारिक बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर क्या आता है, फॉर्मल स्कैन, मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई स्कैनर शैन, मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एमडी है, ठीक है, एमडी है, उसने उससे कोई बात कहनी है, तो उसने 2 सुपरवाइजर हैं उसके नीचे, उसने उन 2 सुपरवाइजरों को बात बताई। अब उनको कोई मैसेज देना है, तो उनके नीचे अंडर में 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने 3 जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको बताई, और उनके अंडर में जो 3 है तो वो उनको बताई। मतलब वो सारी बात जो है चारों तरफ फैल गई, तो पूरे ऑफिस में फैल गई। तो इस तरह से जो आपका होता है ये हमारा जस्ट लाइक मतलब कह सकते हैं कि अंगूर का एक गुच्छा हो गया, है ना। तो अंगूर की लता, इस तरह से इसको किसको कहा जाता है, तो ये फॉर्मल मतलब स्कैनर शेल यानी औपचारिक संप्रेषण को कहा जाता है। ठीक है, अंगूर की लता, इसको अंगूर की लता भी कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल मतलब ग्रेप वाइन। देखिए अब वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई, ग्रेप वाइन, लेकिन फ़र्क इसमें होता है, यहाँ पे काम की बात हो रही होती है और यहाँ पे जो सारी बातें होती हैं, यहाँ पे कोई सूचना होती है, तो इसी तरह की कोई अपने घर के हाल चाल या इस तरह का, तो ये हमारा जो होता है इनफॉर्मल, अनौपचारिक, मतलब जहाँ कोई काम की बातचीत नहीं हो रही होती है, वो हमारा इस तरह की जो 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है, सिर्फ हाल चाल पूछ रहे हैं और ये सब, तो इस तरह का हमारा जो होता है वो अनौपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अब दिशा के आधार पर संप्रेषण क्या होता है, लंबवत संप्रेषण। तो सबसे पहले हम 3 संप्रेषण होते हैं, लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक। तो सबसे पहला जो हमारा होता है लंबवत संप्रेषण, तो ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर की ओर जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसे देखिए कि जैसे आपका लंबवत संप्रेषण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है तो उसको जब कोई बात पहुंचानी है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कोई टीचर है तो नहीं सॉरी, जैसे कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रिंसिपल है तो उसको कोई बात पहुंचानी होती है, बच्चों के लिए कोई नियम हैं, रूल्स हैं, बच्चों तक कोई स्टूडेंट तक बात पहुंचानी, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल जाके उनसे नहीं कहेगा स्टूडेंट से, वो क्या करेंगे, सबसे पहले टीचर से कहेंगे, एंड देन टीचर जो है प्रिंसिपल है ये, और यहाँ पे टीचर, तो वो टीचर तक बात करेंगे और वो टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर मतलब बच्चों को कोई बात करनी है या कोई
उनको असुविधा हो रही है, कुछ भी सूचना पहुंचानी है, तो वो जो है स्टूडेंट है यहाँ पे, तो वो अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे टीचर्स के सामने, ठीक है। और टीचर्स जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल को जाके देते हैं। तो इस तरह का हमारा जो होता है लंबवत संप्रेषण, जिसको ऊपर से नीचे मतलब प्रिंसिपल ने टीचर से कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, तो ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर हो गया। और नीचे से ऊपर मतलब स्टूडेंट के द्वारा टीचर तक इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और टीचर के द्वारा फिर प्रिंसिपल तक जाती है वो बात। तो ये हमारा जो होता है लंबवत संप्रेषण इसको कहा जाता है। थर्ड है हमारा सेकंड है हमारा क्षैतिज संप्रेषण। अब क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मतलब इसमें क्या हो रहा था, अब ये जो है अपने से ऊपर के लोगों से बात होती है लंबवत संप्रेषण, ठीक है। अपने से ऊपर मतलब टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर टीचर, टीचर के ऊपर फिर प्रिंसिपल हो गए। और ये क्षैतिज संप्रेषण जो होता है अपने से बराबरी के लोगों की बातचीत हो रही होती है। जैसे स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं कोई भी, तो बाएं से दाएं स्टूडेंट ने आके स्टूडेंट से कहा, ठीक है। और दाएं से बाएं और दाएं से बाएं, मतलब लेफ्ट एंड राइट, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से जो बराबरी अपने के बराबरी से के लोगों से जो संप्रेषण हो रहा होता है, तो इस तरह का हमारा संप्रेषण जो कहलाता है वो हमारा क्षैतिज संप्रेषण कहलाता है। और तिर्यक क्या होता है, तिर्यक मतलब, अब तिर्यक आप समझिए एचओडी, जैसे कोई ऑफिस का एचओडी है, कोई एचओडी है, वो अपने ही ऑफिस के, तिर्यक मतलब तिरछी ये दिशा जाएगी, ठीक है। तो वो अपने, कोई एचओडी है अपने ऑफिस का, वो अपने कर्मचारी से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा तिर्यक कहलाता है, तिर्यक संप्रेषण। एचओडी होके फिर वो कर्मचारी से बात कर रहा है, तो ये ऐसा संप्रेषण जो है हमारा तिर्यक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ नंबर है हमारा अंतरा सांस्कृतिक संप्रेषण। मतलब इसमें क्या होता है, दो संस्कृतियों के बीच में जो बातचीत हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रहा होता है। जैसे कोई भारत की संस्कृति है ना, इंडियन कल्चर्स अलग है और अमेरिकन कल्चर्स अलग है। तो जैसे इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति अलग है, दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती हैं, दो संस्कृति के लोग जब आपस में मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं, इस तरह की जो हमारी संप्रेषण होता है उसको हम अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण कहते हैं। सामूहिक संप्रेषण मतलब वही जो ग्रुप वाली बात आ गई अभी यहाँ पे भी, तो ग्रुप में जैसे कोई भी बात है वो ग्रुप तक पहुँचाना। ग्रुप में कोई एक है, तो मतलब कोई भी बात कर रहा है तो ग्रुप के द्वारा, ग्रुप के माध्यम से, कई ग्रुप से जुड़ के कई ग्रुपों में बातें करना, कई ग्रुपों के साथ बातें करना, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं। इस तरह का हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। कक्षा संप्रेषण, अब देखिए कक्षा संप्रेषण मतलब क्लास के अंदर जो संप्रेषण चल रहा होता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कक्षा में होगा तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ही होंगे। तो कक्षा संप्रेषण जो है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रही बात को हम कक्षा संप्रेषण कहते हैं। और कक्षा संप्रेषण के कुछ सोपान भी होते हैं, तो वो सोपान भी आप लोग देख लीजिए। कक्षा संप्रेषण के सोपान क्या होते हैं, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले टीचर्स जो होता है तो उसको क्या करना होता है कि शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, मतलब इंटरेस्ट। शिक्षार्थी में पहले रुचि, कोई भी लेसन है तो उसमें शिक्षा, अरे ये बहुत अच्छा लेसन है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बनाना होता है। सबसे पहले उसको इंटरेस्टिंग, कोई भी टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है, ठीक है। तो शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, अरे ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी 45 मिनट में इसको जो है अच्छे से समझा दूंगा, कोई संकेत उसके माध्यम से डायग्राम बना के या कुछ इस तरह से समझा दूंगा मैं आपको। तो टीचर में क्या होता है, टीचर का जो एक अच्छे शिक्षण, जैसे मैंने शिक्षण पढ़ाया आपको उसमें बताया ये सारी चीज़ें, तो वो क्या है, शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, ठीक है। तो विषय वस्तु शिक्षण की एक शिक्षक की विशेषता होती है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। विशेषताओं में आपने देखा भी है कि शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, ठीक है, किसके प्रति, अध्ययन के प्रति। और विषय वस्तु से संगठित करना, मतलब विषय वस्तु को जो है वो संगठित करना, कोर्स को लेकर के चलना, इतना कोर्स है जो ये मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो सब विषय वस्तु को संगठित करना होता है। उद्देश्य के अनुरूप पुनरावलोकन, मतलब ये मैंने जो पढ़ा दिया पुनरावलोकन करना होता है, अवलोकन जांच करनी होती है कि जैसे ये शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ना कि पुनरावलोकन करना है कि जो मैंने पढ़ा दिया है ये जो है स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, है ना। फिर उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है, बच्चों से पूछा जाता है कि जो मैंने लेसन पढ़ाया उससे प्रश्न पूछे गए, है ना। फिर जो बच्चे होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं वो टीचर को आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया और इस प्रश्न का जो ये उत्तर होगा। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि करना। तो ये हमारा हो गया पूरा जो है संप्रेषण, और ये हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा छोटा है, जो क्लास होगी नेक्स्ट हमारी वो थोड़ी छोटी होगी और उसमें जल्दी हो जाएगा। ये हमारा जो पूरा काफ़ी बड़ा था, ये मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपके, 2 पार्ट में ये पूरा हो जाएगा कम्युनिकेशन आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और सबका भला हो भगवान, सबका नेट JRF क्लियर हो जाए। तो आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते रहें, सॉरी आप एक कम्युनिकेशन चैप्टर चल रहा है तो वही याद आ रहा है, आप एक दूसरे के साथ हाँ कम्युनिकेशन करना तो ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करिए
है ना, कम्युनिकेशन चैप्टर टॉपिक भी चल रहा है। तो इस तरह से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करें, मैसेज भेजें कि ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और अभी जो है आपका रिसर्च यूजीसी का एग्ज़ाम भी है जून में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नेट और जेआरएफ क्लियर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं लाइव क्लास लूँगी, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए, ताकि जो है 4-5 हज़ार के सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आपको आके पढ़ाऊँगी, उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।